हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित संध्या सुंदरी कविता को खूब अच्छी तरह से पढ़ा है। आज उस पाठ के प्रश्न उत्तर चर्चा की बारी है, तो आप लोग खूब ध्यान से आज के वीडियो को देखिए, प्रत्येक प्रश्न को खूब ध्यान से सुनिए और उसके उत्तर को भी सुने। बाद में आप सारे प्रश्नों को एक कॉपी में क्रमबद्ध तरीके से उतारें और स्वयं प्रश्न के उत्तर को लिखने की चेष्टा करें और अपनी जांच खुद करें कि आपको कितना याद है, कितना समझ में आया है। तो आरंभ करते हैं आज का यह प्रश्न उत्तर चर्चा। संध्या सुंदरी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रश्न उत्तर चर्चा। 1 नंबर प्रश्न, कवि निराला ने संध्या का चित्रण किस रूप में किया है? तो इसका उत्तर है, कवि निराला ने संध्या का चित्रण सुंदरी परी के रूप में किया है। संध्या सुंदरी परी सी, यानी सुंदर परी के रूप में। दूसरा प्रश्न है, आसमान से धीरे धीरे कौन उतर रहा है? इसका उत्तर होगा, आसमान से धीरे धीरे संध्या उतर रही है। तीसरा प्रश्न है, संध्या सुंदरी जब आसमान से उतर रही है उस समय के वातावरण का संक्षिप्त वर्णन करें। यह मैंने आपको व्याख्या में भी समझाया है, आप उसे समझकर भी लिख सकते हैं। मेरे बताए गए उत्तर को पढ़ें और व्याख्या को भी सुने और फिर स्वयं से उत्तर का निर्माण करें। तो इसका उत्तर क्या है? संध्या सुंदरी जब आसमान से उतर रही है उस समय आसमान मेघ से परिपूर्ण है, आसमान का आंचल अंधेरा से भरा है और सब कुछ स्थिर है, कहीं चंचलता नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, चौथा नंबर, अधर का अर्थ क्या है? इसके द्वारा किसे संकेत किया गया है? तो अधर शब्द का अर्थ होता है ओठ या ओष्ठ। धरती और आकाश, ये अधर जो है, कविता में पंक्त शब्द आया है ना, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, तो ये दोनों शब्द से किसका बोध हो रहा है? एक हो रहा है धरती का और दूसरा हो रहा है आकाश का। संध्या के समय धरती और आकाश दोनों ही बड़े मनोहर प्रतीत होते हैं ना, उसी का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ उत्तर में आप क्या लिखिएगा? धरती और आकाश की ओर संकेत किया गया है, धरती और आकाश की मधुरता का उल्लेख किया गया है। 5 नंबर प्रश्न है, संध्या सुंदरी के घुंघराले बालों में क्या जड़ा हुआ है? तो इसका उत्तर है, संध्या सुंदरी के घुंघराले बालों में एक तारा गुथा या जड़ा हुआ है और यह तारा कौन सा तारा है? शुक्र तारा, जिसका उल्लेख मैंने आपको बताया था या किया था कि आप जैसे ही देखिएगा शाम होती है आपको आसमान में एक चमकीला तारा दिखाई देता है, एकदम हीरे के समान चमकता हुआ तारा, और वह तारा क्या है? शुक्र तारा है। ठीक यही तारा देखिएगा आप जब प्रातःकाल भोर में आप जब उठते हैं तो आपको वह तारा पुनः दिखाई देता है चमकता हुआ। इसे अंग्रेजी में मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। ये कौन सा तारा है? शुक्र तारा है। देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है, हृदय राज्य की रानी किसे कहा गया है और क्यों? इसका अभिषेक कौन करता है? तो हृदय राज्य की रानी कहा गया है, संध्या को कहा गया है। कारण क्या है कि यह जीवों के हृदय पर राज करती है, यानी संध्या जो है, संध्या बेला जो होता है सबको पसंद होता है, इस बेला को सभी पसंद करते हैं। हृदय राज की रानी का अभिषेक कौन कर रहा है? उसके बालों में गुथा हुआ एक तारा करता है। ये तारा कौन सा तारा है? वही शुक्र तारा है। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर, संध्या सुंदरी को अलसता की लता और कोमलता की कली क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है कि संध्या धीरे धीरे आसमान के मार्ग से होते हुए संपूर्ण पृथ्वी पर फैलती है। इसकी गति धीमी होने के कारण ही इसे अलसता या आलस्य की लता कहा गया है। कोमलता की कली क्यों कहा गया है? क्योंकि सूर्य ढल चुका है, सूर्य की गर्मी या ताप तेज या प्रचंड रूप महसूस नहीं हो रही है। तो अलसता की लता का अर्थ आप जान गए कि संध्या जो होती है धीरे धीरे होती है,
यानी कवि ने भी उल्लेख किया है कि संध्या सुंदरी परी बड़ी धीरे धीरे आसमान के रास्ते से धरती पर आ रही है, इसलिए लग रहा है जैसे मानो आलस्य से भरी हुई हो। और कोमलता शब्द का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि हम लोग संध्या का जो रूप है ये सूर्य का ही उदय जो होता है वो सुबह कहलाता है, दोपहर कहलाता है, शाम कहलाता है ना। सूर्य का उगना सुबह हो गया और डूबना जो है शाम के समय होता है। तो सूर्य के ही कई रूप हम लोग देखते हैं, कहीं पर उसका प्रचंड रूप दिखता है, कहीं कोमल रूप दिखता है। तो संध्या के समय हम लोग देखते हैं कि सूर्य की गर्मी जो होती है वो कम होने लगती है, इसीलिए अब जो है हमें सूर्य का ताप महसूस नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग संध्या को यहाँ क्या कहे हैं, कोमल कहे हैं। और कवि ने कहा है उसे कोमलता की कली। आगे देखिए 8 नंबर प्रश्न, संध्या सुंदरी की सखी कौन है, वह किस पथ से धरती पर उतरती है। तो संध्या सुंदरी की सखी कौन है, नीरवता है। वह छां सी आसमान के मार्ग से धरती पर उतरती है। छां मतलब क्या होता है, छां का अर्थ आपको हमने बताया है, छां का अर्थ होता है छाया। देखिए छां सी, संध्या सुंदरी को ये जो शब्द है छां सी, तो संध्या सुंदरी को यह संज्ञा क्यों दी गई है, यानी इस नाम से क्यों पुकारा गया। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। तो इसका उत्तर क्या है, छाया के तले अंधकार होता है। संध्या के होते ही यानी संध्या जैसे बढ़ते हैं अंधेरा बढ़ने लगता है, यही कारण है कि संध्या सुंदरी को छां की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न 10 नंबर क्या है, उसके हाथों में क्या है, उसके मतलब संध्या के हाथों में, साथ ही पैरों में क्या है। तो इसका उत्तर है कि संध्या सुंदरी के हाथों में वीणा है तथा पैरों में नूपुर है। अगला प्रश्न देखिए, वीणा के न बजने से तथा नूपुरों में रुंझुन नहीं होने का क्या परिणाम होता है। तो वीणा के नहीं बजने से और नूपुरों के रुंझुन न होने से क्या परिणाम है कि चारों तरफ नीरवता यानी शांति का वातावरण दिखाई दे रहा है, और नूपुर के रुंझुन नहीं होने से एक अप्रकट चुप्पी, चुप्पी का अर्थ होता है चुपचाप, शांत, सभी जगह छा गई है, क्योंकि संध्या के समय कोई कोलाहल नहीं होता है, वातावरण शांत हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर, कौन सी ध्वनि हर जगह गूंज रही है। तो इसका उत्तर है सिर्फ चुप चुप चुप। इसकी जो ये चुप शब्द है इसे हमें 3 बार लिखना है, क्योंकि कविता में 3 बार इस शब्द का प्रयोग मिलता है कि ध्वनि हर जगह गूंज रही है। 13 नंबर प्रश्न है, चुप चुप का स्वर कहाँ कहाँ गूंज रहा है। प्रश्न है, चुप चुप का स्वर हर चेतन अचेतन के मन में, व्योम मंडल और जगती तल में गूंज रहा है। यह स्वर शांत सरोवर, कमलिनी दल, सरिता, पर्वत, शिखर, समुद्र की लहर हर जगह गूंज रहा है। यानी शाम जो हो रही है तो संध्या का प्रभाव जो है हर जगह दिखाई दे रहा है, इसी का हमें उल्लेख करना है। संध्या के समय जो है सरिता कैसी लग रही है, उसे ऐसा क्यों कहा गया है। तो कवि का क्या कहना है, संध्या के समय जो है सरिता सौंदर्य गर्विता लग रही है। संध्या के समय जो है सरिता शांत और गंभीर है, उसके सहज सौंदर्य के लिए उसे सौंदर्य गर्विता कहा गया है। कि संध्या के समय नदी जो है शांत हो गई है, इसीलिए जो उसका जो सहज सौंदर्य दिखाई दे रहा है, इसीलिए कवि ने उसे सौंदर्य गर्विता कहा है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, पर्वत शिखर को धीर वीर गंभीर क्यों कहा गया है। तो धीर का अर्थ होता है धैर्यवान, वीर माने बहादुर, गंभीर मतलब बहुत गहराई हो जिसमें। तो पर्वत जो है स्थिर होता है, प्रचंड आंधी तूफान वज्र प्रहार को अत्यंत धैर्य के साथ सहज रूप से वे झेलते हैं। पर्वत हमें ऊंचा उठने की प्रेरणा भी देते हैं, इसीलिए पर्वत को धीर वीर गंभीर कहा जाता है। जलधि का प्रलय और प्रबल रूप कब दिखता है। तो प्रलय माने विनाशकारी रूप, प्रलय मतलब विनाशकारी रूप, और प्रबल माने बहुत तेज। तो क्या है, जब वायु का वेग तीव्र होता है तब समुद्र की लहरें उद्वेलित होने लगती यानी ऊपर उठने लगती हैं। उत्ताल तरंगों या लहरों के कारण समुद्र भयंकर गर्जन करने लगता है।
समुद्र उग्र रूप धारण करता है। ऐसे समय में जलधि यानी समुद्र का प्रलयकारी और प्रबल रूप दिखाई देता है। अब ये कविता की पंक्ति है, और क्या है? तो कवि का इस कथन से क्या तात्पर्य है? तो इस कथन का यह तात्पर्य है कि चुप चुप यानी नीरवता ही हर तरफ व्याप्त है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यानी हर तरफ जो है एकदम शांत वातावरण है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। यही इस कथन का अर्थ है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, संध्या सुंदरी अपने साथ क्या बहाती लाती है? तो इसका उत्तर बहुत ही आसान है, मदिरा की नदी। 19 नंबर प्रश्न है, वह थके हुए लोगों को क्या पिलाती है? इसका भी उत्तर बहुत ही आसान है, मदिरा का प्याला। अगला प्रश्न, हाथों से मदिरा पिलाने का क्या आशय है? देखिए इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, संध्या होते ही प्राय सभी थके मांदे व्यक्ति में आलस्य आने लगता है, लोगों के आंखों में नींद समाने लगती है। जैसे शराब के नशे में कोई सो जाता है, वैसे ही संध्या के कारण लोगों के आंखों में नींद समाने लगती है। 21 नंबर प्रश्न देखिए, संध्या सुंदरी थके जीवों को क्या करती है और थके जीवों को क्या दिखाती है? तो संध्या सुंदरी थके जीवों को अपने अंग यानी गोद में सुलाती है, साथ ही उन्हें मीठे सपने दिखाती है। अगला प्रश्न देखिए, अर्धरात्रि की नीरवता की प्रतिक्रिया किस पर होती है? तो अर्धरात्रि की जो नीरवता है, शांत वातावरण है, उसकी प्रतिक्रिया कवि पर होती है, जिसके प्रभाव से कवि के कंठ से बिहाग राग निकल जाता है। ये बिहाग राग क्या? कविता ही है। और एक प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संध्या सुंदरी कविता की काव्य भाषा का नाम लिखो, यानी ये कविता किस भाषा में लिखी हुई है। जैसे कि आप लोग जानते हैं तुलसीदास जी की जो रचना होती है वो अवधी में है, तो कोई ब्रज भाषा में है, कबीरदास जी की रचना शब्दकड़ी भाषा में है। तो यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाना बड़ा ही स्वाभाविक है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य भाषा क्या है, या फिर संध्या सुंदरी कविता की काव्य भाषा क्या है। तो इसका उत्तर आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो यह आप लोग जाने कि कविता की जो भाषा है वह है खड़ी बोली हिंदी। लेकिन इसके साथ साथ जो निराला की एक विशेषता रही है वह है शुद्ध संस्कृत निष्ठ, यानी इनकी कविता में संस्कृत के शब्द का प्रयोग बहुत मिलता है। इनकी भाषा खड़ी बोली हिंदी है लेकिन शुद्ध संस्कृत निष्ठ है, यानी इनमें इनकी कविता में, इनकी काव्य भाषा में संस्कृत के शब्दों का भरमार दिखाई पड़ता है। तो ये हैं इतने सारे प्रश्न जिसका उत्तर मैंने आप लोगों को बतलाया है। इसके अतिरिक्त जो बड़े प्रश्न हैं, जैसे कविता का भावार्थ लिखो, कविता का सारांश लिखिए, या कवि ने संध्या सुंदरी कविता में संध्या का वर्णन किस रूप में किया है। तो जैसे कि मैं प्रश्न को एक संक्षिप्त रूप में आपको लिख के बता दे रही हूँ कि संध्या सुंदरी कविता का सारांश या भावार्थ लिखें। तो इसका उत्तर आप तभी लिख सकेंगे जब आप कविता के अर्थ को पूरी अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। दूसरा एक प्रश्न है कि कवि निराला ने संध्या सुंदरी कविता में संध्या का वर्णन या चित्रण, दोनों ही हो सकता है, वर्णन या चित्रण किस रूप में किया है, किस रूप में किया है, अपने शब्दों में लिखें। तो देखिए दोनों प्रश्न का उत्तर आप तभी लिख पाएंगे
जब आपको कविता का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप संध्या सुंदरी कविता से संबंधित भाग 1, भाग 2 और भाग 3 का जो वीडियो है उसे आप खूब ध्यान से सुने, खूब अच्छी तरह से समझें। आप स्वयं देखेंगे कि आपके लिए उत्तर लिखना काफ़ी सहज हो जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नए पाठ का वीडियो जब भी बनेगा आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। धन्यवाद।